गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके अधीन राज्यों के बारे में। भाग 1 में हम लोगों को 4 अनुच्छेद के बारे में बात करना होता है। तो पिछली क्लास में भाग 1 पढ़े थे जिसमें 4 अनुच्छेद के बारे में हम लोग लिखे थे। और वो 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? सबसे संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 भारत में नवीन राज्यों एवं नवीन क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 भारत में ही नवीन राज्य का जन्म, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। और इसके अलावा अनुच्छेद 4 पढ़े कि अगर अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन करना हुआ या उनमें कोई भी परिवर्तन करना हुआ तो संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। ये सब सारी बात हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं और आज वहीं आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे राज्यों का गठन। तो भाग 1 में ही पढ़ना होता है एक और टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, राज्यों के गठन के बारे में। तो आज हेडिंग डालिए राज्यों का गठन। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन, तो हेडिंग डालिए राज्यों का गठन। राज्यों का गठन। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब कांग्रेस द्वारा जनता से कहा गया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। उसके बाद जैसे ही 1947 में आजादी मिली, जैसे ही 1947 में आजादी मिली तो भारत के लोगों द्वारा कांग्रेस सरकार से ये डिमांड होने लगी कि आपने जो कहा था राज्यों को गठन के लिए उस चीज को आप पूरा करिए। और राज्यों के गठन के लिए क्या किया गया? कमेटी का गठन किया गया। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया तो आप लोग जान रहे हैं वो अपने साथ 2 योजनाएं लेकर आया था। पहली योजना का नाम था माउंटबेटन योजना और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और दो देश बनाए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। दूसरी योजना जो माउंटबेटन अपने साथ लेकर आया था उसका नाम था डिकी बर्ड योजना और इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया, माफ करिए, हमारे संविधान सभा का विभाजन किया गया। लेकिन माउंटबेटन योजना लेकर आया था जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया और 2 अलग राष्ट्र बनाए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसी योजना में माउंटबेटन द्वारा कहा गया था कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे देश में लगभग 600 देसी रियासतें हुआ करती थी उस समय। तो उस योजना में कहा गया था कि जो रियासत चाहे वो भारत में रह सकती है, जो रियासत चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है और जो रियासत चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद ये काम सौंपा गया देश को एकत्रित करने के लिए, एकीकृत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सभी जो 600 देसी रियासतें थी इन सभी से जाकर बात किया और सभी को भारत संघ का हिस्सा बनाया। लेकिन 3 ऐसी देसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। हैदराबाद चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के महाराज उस समय हुआ करते थे महाराज हरि सिंह, और महाराज हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाह रहे थे ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे, वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे।
तो हैदराबाद जो कि भारत के एकदम सेंटर में बीच में पड़ता है, तो वो पाकिस्तान में शामिल कैसे हो सकता है? तो बहुत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश की उनको भारत संघ में मिलाने के लिए, और जब नहीं माने तो सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया। उसके अलावा जूनागढ़ जूनागढ़ को क्या किया गया, जनता द्वारा पोलिंग करा के उनको भी भारत संघ में मिला लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर ना तो भारत में शामिल हुआ न तो पाकिस्तान में शामिल हुआ। और जैसे ही 1947 में आजादी मिली, 1947 अगस्त 1947 में हम लोग आजाद हुए, और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान हमला कर दिया भारत पर। और जो आज आपका पीओके है, जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया पर अपना अधिकार कर लिया। तब महाराजा हरि सिंह मदद मांगे भारत की सरकार से, और भारत की सरकार द्वारा यह कहा गया कि जब तक अगर आप हमारा हिस्सा नहीं बन जाते तब तक हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। इसीलिए इसीलिए 15 दिसंबर 1947 को 15 दिसंबर 1947 को, माफ करिए, अक्टूबर 1947 में ही कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया। तो अक्टूबर में ही कश्मीर भारत का हिस्सा बना। एक भारत और हरि सिंह के बीच एक कारनामे पर हस्ताक्षर किया गया और कश्मीर भारत का हिस्सा बना दिया गया। और तब भारतीय सेना वहां गई और सबसे पहला आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया 1947 में। लेकिन जहां तक पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, उसी क्षेत्र को आज पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और जब संविधान का निर्माण हुआ, हमारे संविधान को लागू किया गया, तो कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त दिया गया। और उसके बाद बात करें कि और राज्यों की, तो जब मांग होने लगी आजादी के बाद राज्यों की गठन की, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में हम आजाद हुए, मांग बढ़ने लगी, तो 1948 में, ध्यान रखेंगे, 1948 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राज्यों के गठन के लिए एक कमेटी या समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति का क्या नाम था, तो लिखेंगे धर आयोग। एक समिति या आयोग का गठन किया गया जिसे क्या कहा जाता है, धर आयोग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको कहा जाता है धर आयोग। अगर आपसे सवाल पूछे कि राज्यों के गठन के लिए बनने वाला सबसे पहला समिति कौन है, तो धर आयोग। और अगर इस आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछें आपसे कि इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो भाई यश के धर ही क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और ये कौन थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर जज थे ये। और इनसे पूछा गया कि भारत में जो राज्यों का गठन हो रहा है या होने वाला है, वो किस आधार पे हो। आप एक रिपोर्ट बनाइए, एक जांच करिए, एक रिपोर्ट बनाइए और बताइए भारत सरकार को कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। जैसा कि जनता मांग कर रही है और कांग्रेस पहले कह चुकी थी कि राज्यों का गठन आजादी के बाद भाषा के आधार पर होगा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग या एक समिति का गठन किया गया जिसको धर समिति कहते हैं। और इनसे पूछा गया कि बताइए कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। इसने अपनी रिपोर्ट दी
इस धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? तो हर आयोग के अनुसार भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। इस हर आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया और उसने कहा कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो किस आधार पर होना चाहिए? तो इस समिति ने यह कहा कि हमारे देश में राज्यों का जो गठन है वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए, वो प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। हर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि हमारे देश में जो राज्यों का गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 1948 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसको मिटा रहे हैं, लिखेंगे दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन भी इस अधिवेशन में भी राज्यों को गठन के लिए क्या किया गया? आवाज उठाया गया। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के गठन के लिए एक बार और एक समिति का गठन किया जाएगा और वो समिति जांच करेगी और वो बताएगी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो जो सबसे पहली समिति या आयोग का गठन किया गया था, धर आयोग, उसने तो कहा कि इस भाषा और संस्कृत के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो जैसे ही अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में भी आवाज उठाई गई और इसमें एक समिति का गठन किया गया। तो लिखेंगे इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में जेवीपी समिति या कमेटी का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। लिखेंगे इसी अधिवेशन में जेवीपी समिति का गठन किया गया। क्या है जेवीपी? तो भाई ध्यान रखेंगे, कई बार या सवाल ये पूछा है आपके एग्जामों में। ये जेवीपी जो समिति है, इसके कौन कौन लोग सदस्य थे? तो नाम से ही याद कर लेंगे। जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया।
इस अधिवेशन में यह फैसला किया गया कि एक और आयोग या समिति का गठन किया जाएगा और इनसे भी पूछा जाएगा कि ये जांच करके बताएं कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। और इस समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो इन्हीं के नाम पर ही ये समिति बनी थी। जेवीपी नाम है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और इस आयोग ने भी अपना रिपोर्ट दिया और क्या कहा, इस आयोग ने या इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है, अपनी जो रिपोर्ट है वो 1949 में पेश की। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेवीपी समिति ने भी कहा कि हमारे देश में राज्यों का जो गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे देश में राज्यों का गठन देश की एकता, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। जीवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि हमारे देश में राज्यों का जो गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए, देश की एकता, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। तो अभी तक क्या पढ़े, राज्यों के गठन के लिए बनने वाला सबसे पहला आयोग या समिति कौन सी थी, धर आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, यश के धर। इन्होंने भी कहा, इस आयोग ने भी कहा कि हमारे देश में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। और इस अधिवेशन में भी ये बात उठाई गई कि हमारे देश में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। बस उसी के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया। 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग ने भी कहा कि हमारे देश में राज्यों का जो गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये बात जनता में आई कि सभी आयोग जो है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो जैसे पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहा था, हमारे देश में प्रोटेस्ट क्या हो गया, आंदोलन चालू हो गया। और देश की जनता ये मांग करने लगी कि हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पहले भी कह चुकी थी आजादी के पहले ही कि जब हम आजाद होंगे तो हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर होगा। और जैसे ही ये बात आई उसके बाद पूरे देश में क्या होने लगा, आंदोलन होने लगा। सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा था दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में जो मद्रास प्रांत था उसमें 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक तेलुगु भाषी लोग रहते थे और एक तमिल भाषी लोग रहते थे। 1950 में मद्रास में सबसे ज्यादा आंदोलन प्रारंभ हुआ और मद्रास में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, चलिए। तो 1950 से पूरे देश में राज्यों के गठन के लिए क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। 1950 से राज्यों के गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए
आंदोलन प्रारंभ हो गए। आंदोलन प्रारंभ हो गए। और सबसे ज्यादा आंदोलन कहां हो रहा था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा था। और दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत में। और दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व या अगुवाई कौन कर रहा था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टी श्री राम अल्लू। पोट्टी श्री राम अल्लू। दक्षिण भारत में राज्यों को गठन के लिए कि भारत में भाषा और संस्कृत के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इसके लिए दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा था। और दक्षिण भारत में इस आंदोलन की लीड या अगुवाई कौन कर रहा था? पोट्टी श्री रामल्लू। जैसा कि अभी बताए कि मद्रास प्रांत में दो भाषी लोग रहते थे, एक तेलुगु और एक तमिल। पोट्टी श्री रामल्लू तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। और ये इस प्रोटेस्ट का अगुवाई कर रहा था, लीड कर रहा था। 1952 आते आते ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, लेकिन हमारी सरकार या जो कांग्रेस थी उनके द्वारा किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि दो बार आयोग का गठन किया गया और सभी ने ये कहा, सलाह दिया कि हमारे देश में भाषा संस्कृत के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सरकार किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। और जब प्रोटेस्ट बढ़ता गया और 1952 समय आया, तो ये जो व्यक्ति है ये आमरण अनशन पे चला गया। आमरण अनशन पे चला गया। आमरण अनशन पे चला गया और 56 दिन बिना कुछ खाए पिए अनशन करता रहा कि क्या चाहिए इनको? तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए। इसके लिए पूरा 56 दिन तक आमरण अनशन पे रहा। और 56 दिन बाद पोट्टी श्री राम अल्लू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 56 दिन बाद पोट्टी श्री राम अल्लू की मृत्यु हो गई। और जैसे ही इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, पूरे दक्षिण भारत में आंदोलन क्या हो गया? और उग्र हो गया। पूरी जनता जो थी वो क्या करने लगी? तोड़ फोड़ करने लगी। पूरी जनता उग्र हो गई और इतना ज्यादा आंदोलन बढ़ गया कि जो सरकार अभी तक कोई बात सुन नहीं रही थी, उसने इनकी मांग को क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो पूरे दक्षिण भारत में तोड़फोड़ होने लगा, आगजली होने लगा। जनता द्वारा इतना ज्यादा आंदोलन किया गया कि न चाहते हुए भी कांग्रेस को इनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। और कांग्रेस ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द किसी तरह इस आंदोलन को क्या किया जाए? रोका जाए। और तत्काल में रोकने के लिए इनकी मांग को स्वीकार किया गया और भारत में सबसे पहला राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो लिखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य, बनने वाला भारत का प्रथम राज्य बना, आप जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पर बनाया गया था? तो तेलुगु भाषा। जैसे ही पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई, सरकार ने उसकी मांग को स्वीकार कर लिया, जिससे प्रोटेस्ट क्या हो? शांत हो।
तो अगर आपसे पूछे कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और किस भाषा के आधार पर बना? तेलुगु भाषा। और कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। नोट करिए। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। नोट करिए। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लिखेंगे 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखेंगे, इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, फजल अली। और इस आयोग के अन्य सदस्य, इस आयोग के अन्य सदस्य हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। और एक व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे जिनका नाम है के एम पानीकर। तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया किसको? फजल अली को। इसके अलावा इस आयोग के दो और सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू और के एम पानीकर। क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली हैं, इसीलिए इसी आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, लिखेंगे इसे ही फजल अली आयोग कहा जाता है, इसे ही फजल अली आयोग, इसे ही फजल अली आयोग कहा जाता है, इसे ही फजल अली आयोग कहा जाता है। तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया फजल अली, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसी आयोग ने राज्यों की पुनर्गठन को क्या किया? भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वीकार कर लिया। तो लिखेंगे एक पॉइंट, एक पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे इसी आयोग के द्वारा, इसी आयोग के द्वारा भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया गया।
स्वीकार कर लिया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ये बताइए कि हमारे देश में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ है वो किस आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया या स्वीकृति दी गई, तो फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। इसी आयोग ने भाषा और संस्कृति के आयोग पर भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृति प्रदान की। और इसी फजल अली आयोग को क्या कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और कब इसका गठन या स्थापना हुआ था, 22 दिसंबर 1953 को। तो इसी आयोग ने राज्यों के गठन को स्वीकार किया। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। फजल अली आयोग ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। उसके बाद 1956 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पास करके भेजा गया, और जिसके आधार पर हमारे देश में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। लिखेंगे इसके तहत हमारे देश में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र का गठन किया गया। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे देश में 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। कौन कौन से वो 14 राज्य थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक चीज और, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ सुधार करना या कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइए। उसके अलावा भी और कुछ क्लास चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को जरूर शेयर करिए। भाई हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सहयोग प्रदान करना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। तो भाई सहयोग करिए। अगर हम आपके लिए फ्री में ऐसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो जाइए पूरे यूट्यूब पे देखिए कि कहाँ ऐसा कंटेंट फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, रेलवे का ऐसा एग्जाम जहां जीएस पूछा जाता हो, या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें जीएस पूछा जाता हो, वहां हर एग्जाम को टारगेट करके ये क्लास पढ़ाई जा रही है कि बस एक बार आपको पढ़ना है, एक बार नोट्स बनाना है। और किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बस एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। और वैसे भी आज तक आपको इतना पता चल गया होगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना भी क्लास अब तक पढ़ लिए, आप पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन करेंगे, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के सॉल्व करिए, आपसे सभी सवाल लगभग सॉल्व होंगे। तो बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। तो इस तरह का कंटेंट अगर आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए इस क्लास या इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे एक मोटिवेशन मिले हमको भी और आगे क्लास पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 राज्य बनाए गए, वो कौन कौन से 14 राज्य थे भाई जो बनाए गए, तो एक एक करके लिखेंगे। 14 राज्य बने थे
और 6 संघ शासित क्षेत्र। 14 राज्य कौन से थे? लिखेंगे सबसे पहला बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद असम, उसके बाद बंबई, उसके बाद मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत को ही आज का क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चौदह राज्य कौन कौन से बने थे? पंजाब, इसके अलावा केरल, आठवां मद्रास, नौवां संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, 10वां उड़ीसा, 11वां मैसूर, 12 राजस्थान, 'पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 14वां बिहार। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य बनाए गए। वो 14 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बंबई, मध्य प्रांत जिसको आज मध्य प्रदेश कहते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास जो आज चेन्नई है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, आज इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो 14 राज्य बनाए गए 1956 में और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। संघ शासित क्षेत्र बनाए गए कितने? 6। 6 संघ शासित क्षेत्र। और वो कौन कौन से थे? कौन कौन से संघ शासित? 1 मिनट रुकेंगे भाई। छह संघ शासित क्षेत्र। छह संघ शासित क्षेत्र, इनका नाम, ये आपको नाम नहीं याद रखना है। इसके बाद कब कब किन राज्यों का गठन हुआ वो पढ़ना होता है, वो याद करना होता है। लेकिन जानने के लिए हमको पता होना चाहिए किन किन राज्यों का गठन हुआ था। लिखिए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसके अलावा लक्षद्वीप, 5वां मणिपुर और 6वां त्रिपुरा। 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मणिपुर, त्रिपुरा, ये 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है
भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो सभी को ध्यान में रख के सभी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। तभी तो आपसे बार बार हम कहते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और जहां तक पढ़े हैं वहां तक सॉल्व करिए, सारे सवाल आपसे जरूर सॉल्व होंगे। एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसलिए इस प्रकार पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे जाइए और देखिए फ्री में ऐसा कंटेंट कौन प्रोवाइड करा रहा है, कोई नहीं है। तो पढ़िए, तो भाई सहायता करिए, हेल्प करिए और क्लास शेयर करिए। पहले इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। लेकिन इसके बाद कौन कौन से राज्य बने, किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया और कौन कौन से राज्य बनाए गए, कैसे 14 राज्य से 29 राज्य हो गए और 6 संघ शासित क्षेत्र से बढ़कर 9 हो गए और फिर बाद में कैसे 29 राज्य से 28 हो गए और कैसे 9 संघ शासित क्षेत्र से 8 हो गए। तो सारी बातें अब अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में अगर पढ़ेंगे तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की बात हम करेंगे। तो अगली क्लास में और चीजों के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से राज्य और कब कब बनाए गए। तो इस अधिनियम के तहत 14 राज्य बने थे। इसके आगे कौन राज्य कब बने वो अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ाएंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे और आपसे फिर एक बार ये कहना है कि क्लास को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में जरूर अपना प्रेजेंटेशन ऐड करवाइए, जरूर करिए ऐसा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।